पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी भी मीडिया के सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई हैं। सुनते हैं। রাজনৈতিক বদলা এমনকি কোর্ট রায় দিয়েছে সে খুন করলেও তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে, তার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করা যাবে না। ইলেকশন চলাকালীন আপনারা দেখলেন 26,000 টিচারের চাকরি খেয়ে নেওয়া হলো। আমরা গ্রেটফুল টু সুপ্রিম কোর্ট ফর দেয়ার গুড জাস্টিস। আপনারা ইলেকশন চলাকালীন দেখলেন 15 লক্ষ ওবিসির सर्टिफिकेट बातिल করে দেওয়া হলো ইলেকশনের আগের দিন। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बदले की राजनीति का खेल चल रहा था उसी का जवाब बंगाल की जनता ने दिया है। जिस तरीके से बीजेपी को समेट दिया है, 29 सीटें, जी पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, जिनमें से 29 सीटें टीएमसी और बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर ही बढ़त बनाती हुई बंगाल में नजर आ रही है। मुझे लगता है जरा चर्चा बंगाल से ही शुरू कर लेते हैं। दो खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी और विजय त्रिवेदी जी। विनोद सर, पश्चिम बंगाल जहां से बीजेपी को उम्मीद बहुत थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना गढ़ बचा लिया और उसी का यह नतीजा कि एनडीए इस समय 293 पर, बीजेपी अपने दम पर 241 का आंकड़ा है। देखिए रुमाना, जब हम लोग बात करते थे और एग्जिट पोल भी आए और उसके बाद क्या हुआ कि तब सब लोग बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे थे और ये मान के चल रहे थे हम सभी कि भाई यहाँ से जो गेन होगा वो शायद उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में जो लॉस होगा उसको कंपनसेट करके और ऐड ऑन कर देगा। इसीलिए बीजेपी अकेले को 300 से ज़्यादा सीटें देने की बात कर रहे थे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरा आकलन नहीं था कि बीजेपी, मेरा आकलन 250 के आसपास था बीजेपी के लिए, 240 से 250 और अब लगभग वही आंकड़ा है 241 का। लेकिन फिर भी मतलब मैं सब, और सबसे ज़्यादा झटका जो बीजेपी को लगा है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। कर्नाटक में 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है और बीजेपी एनडीए 19 सीटों पर है, यानी बीजेपी 2 सीटें, 1-2 सीटें शायद जेडीएस की भी होंगी। तो जो बीजेपी हमेशा कर्नाटक में 20+ सीटें जीती है, अटल जी के टाइम में भी आप समझिए, और विधानसभा चुनाव में हमेशा, आज भी उसका नंबर ज़्यादा है कर्नाटक में कांग्रेस से, लेकिन वो जो नंबर एक्सपेक्ट कर रही थी 20+, 22, 23, 24 का, 25 का, वो नहीं है। बंगाल में तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी आ जाएंगी 20 के नीचे और बीजेपी पहुँच जाएगी 25 के ऊपर। ये आमतौर पर सबका आंकड़ा था, एग्जिट पोल्स का भी यही कह रहा था और विश्लेषकों का यही कह रहा था। मैं बंगाल को लेकर के व्यक्तिगत रूप में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, एक दो लोगों से मैंने बात की थी तो दोनों तरह की खबरें थी कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन 1-2 बंगाल के पत्रकारों ने कहा था कि 10 से 12 सीटें बीजेपी की आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी जी, और लगभग वही आंकड़ा आ रहा है। मुझे लगता है कि जमीन पर जाकर जो लोग रिपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तस्वीर दे पाते हैं। ठीक है विजय जी। नहीं, इसमें देखिए, हम जब चर्चा कर रहे थे तो हम 4 स्विंग स्टेट्स मान रहे थे, अक्सर चर्चा हुई, उसमें कर्नाटका थी, वेस्ट बंगाल थी, महाराष्ट्र थे और बिहार थे जी। हाँ, बिहार 4 स्टेट्स में, और उसमें वेस्ट बंगाल में ही नुकसान हुआ उनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही ये दावा कर रहे हो, लेकिन लगातार हम लोग चर्चा करते रहे, क्योंकि ममता बनर्जी जितनी बड़ी फाइटर लीडर है जी, उसके आगे उनको बीजेपी को लड़ना बहुत मुश्किल काम था और लगातार उस पर कोशिश हुई। कर्नाटका में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, वेस्ट बंगाल में नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, सिर्फ बिहार जो था उसमें उस तरह का नुकसान नहीं हुआ जो लग रहा था कि तेजस्वी यादव बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और सर, सबसे बड़ा नुकसान जिस राज्य में बीजेपी को हुआ है डबल इंजन की सरकार के बावजूद, वो उत्तर प्रदेश है। हाँ। जहां अमेठी से स्मृति ईरानी जैसा बड़ा चेहरा भी बीजेपी का हार गया है। और इन नतीजों पर स्मृति ईरानी ने क्या कहा मीडिया के सामने आकर, जरा ये सुनिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी की एक पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने अमेठी में संघर्ष शुरू किया 1970 के दशक में। एक पीढ़ी ऐसी जो साल 2014 से लेकर 24 तक हारी जीती और आज फिर संघर्ष के मोड़ पर खड़ी है। सर्वप्रथम भाजपा के सभी समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ
क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान हैं तेजभान सिंह, राम प्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दीदी अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। 24 चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव और सबसे बड़ा दिन आज, क्योंकि नतीजों का दिन है और अभी तक नंबर को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। एनडीए का आंकड़ा जो है फिलहाल 291 पर है। बीजेपी 240 से घटकर 239 पर इस वक्त 239 सीटों के साथ देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और डेटा के लिए शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, और देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अपने दर्शकों के सामने रखने के लिए। मेरे पीछे बड़ी स्क्रीन और इसी पर देखिए कितनी बदली है तस्वीर, ये हम आपको बताएंगे और वो आप ऐसे समझेंगे कि 2019 के क्या आंकड़े थे, कैसे 2024 में वो बदलते दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही ये दोनों तरफ भारत का जो नक्शा है ये कैसे बदला है। 2019 में बीजेपी प्लस 352 सीटें, कांग्रेस प्लस को 94 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 97 सीट गई थी। 2019 से अब बदलता हुआ 24 में किस तरह का आंकड़ा, एनडीए 291 पर फिलहाल जो है वो लीड करती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन 234 पर है, अन्य के खाते में 18। और कुछ इसी तरीके से ये देखिए, ये रंग यहाँ पूरा भगवा आपको जो दिखाई दे रहा है। अब 2024 में इस मैप में किस तरीके से अलग अलग छिटका हुआ जो नीला रंग है वो बढ़ गया है, क्योंकि और साथ ही जो दूसरा रंग है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ भगवा रंग कम होता हुआ 2019 के मुकाबले 2024 का। और ये बताता है कि कैसे 2024 में ये तस्वीर बदल रही है रुझानों में। और अब नतीजों के बाद देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। रोमाना।
बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शिरीन कह रही है कि अभी हमें पूरे नतीजों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जो 291 और 234 एनडीए और इंडिया का नंबर आप देख रहे हैं, इसमें से अभी भी ये सब नतीजे नहीं हैं, कुछ रुझान है। और ऐसे में वो रुझान, कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठेगा, तो रुझान किस तरफ के नतीजों में नंबर बढ़ाएंगे, इसका अभी इंतजार है। इस बीच हम सीधे जरा पॉलिटिकल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से इस समय जयवीर शेरगिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जयवीर का रुख करते हैं। जयवीर, आप इस नंबर को किस तरीके से रीड कर रहे हैं? देखिए, नमस्कार, आपका आभारी, आपने वक्त दिया। ओपनिंग रिमार्क में 3-4 चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। राजनीति का और गणित का सीधा नियम है, जो जीता वही सिकंदर। जो 272 का आंकड़ा पास करेगा वही 2024 का सिकंदर। भाजपा और एनडीए की जो प्री पोल अलायंस है वो आंकड़ा पार कर चुकी है। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण भी एनडीए को ही आने वाला है। 4 बातें। पहली, एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। दूसरी, मोदी जी इतिहास लिखने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी, कांग्रेस विपक्ष में ही बैठी रहेगी। चौथी और सबसे अहम, बीजेपी अकेली, अब आंकड़ों पे, बीजेपी अकेली आज पूरी इंडी गठबंधन से सीटों में आगे है। एक अकेला सब पे भारी आज भी लगता है। और पांचवी और सबसे अहम, आज देखिए एक अजीब विडंबना और एक अजीब देखने में, आज भाजपा जिसे 90% मिले हैं उससे पूछा जा रहा है 99% क्यों नहीं आए। राहुल गांधी जी ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बात घोषित करना रह गए कि मैं तीसरी बार फिर कांग्रेस हार गई है। आज कांग्रेस जयवीर, आप कुछ बुनियादी सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देश का सबसे बड़ा चुनाव 24 का चुनाव, नतीजों के दिन आज, और जो अभी तक के रुझान और नतीजे सामने आए हैं उसमें एनडीए 291, इंडिया गठबंधन 234। मीसा भारती क्या कह रही है, जरा सुनते हैं। बाबू, इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना रहा है केंद्र में? बिल्कुल 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 इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और हम लोगों ने क्षेत्र की जनता के और देश की जनता को जो वादे किए हैं वो सारे एक एक वादे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपके और चाचा है नीतीश कुमार, मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। वो तो हमारे चाचा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में थी। पिछली 2 बार 14 और 19 में हार मिली थी रामकृपाल यादव से, लेकिन इस बार चाचा को हरा दिया है। भतीजी मीसा भारती ने पहली बार पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती ने जीत हासिल की है। आपको अब फेज वाइज जो 7 चरणों में वोट पड़े, तो फेज वाइज जो सीटों का रिजल्ट सामने आ रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये जानते हैं शिरीन से। बिल्कुल, 7 चरणों में चुनाव हुआ 2024 का, और किस चरण में किसको ज्यादा सीटें मिली हैं, कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, इस बड़ी स्क्रीन के जरिए हम फेज वाइज बता देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, पहला चरण 101 सीटों के लिए चुनाव हुआ था पहले चरण में, और यहां पर 32 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन को 64 सीटों पर बढ़त रुझानों में मिल रही है, और 5 ऐसी सीटें हैं जो अन्य इसमें बढ़त हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला फेज, और 101 सीटें थी इसमें, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे पहले फेज में किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि अभी नतीजे नहीं है, बार बार आपको ये भी हम बता रहे हैं। अब जरा दूसरा फेज, 88 सीटों के लिए दूसरे फेज के तहत वोटिंग हुई थी, जिनमें से एनडीए को 53 सीटों पर बढ़त मिल रही है, इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दूसरे फेज में, और इसी के साथ 24 सीट जहां अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। अब ये नतीजों में कितना इसमें उलटफेर होता है, आगे पीछे होते हैं, ये हम देखेंगे आगे। अब जरा तीसरे फेज पर भी नजर डाल लेते हैं, जो तीसरे फेज में 94 सीटें थी, 94 सीटों पर वोट डले थे, और यहां पर एनडीए को 64 सीटों पर बढ़त मिल रही है। इनमें से इंडिया गठबंधन 21 सीटों पर लीड करता दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 9 जा सकती है सीटें, क्योंकि 9 अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए जल्दी से चौथा चरण, 96 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी चौथे चरण में। एनडीए इनमें से 59 सीटों पर बढ़त बना के रखा हुआ है। इंडिया गठबंधन 20 सीटों पर आगे है, और अन्य जो है वो 17 सीटों पर। और देखिए मेरे पीछे अब ये किस तरीके से बढ़ रहा है, चाहे भगवा रंग हो चाहे नीला रंग हो, जैसे जैसे ये रुझान बढ़ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ कलर भी ऐड होते जा रहे हैं। और अब जल्दी से 5वें चरण पर नजर डालते हैं। 5वें चरण में 49 सीटें थी, और 49 सीटों में फिलहाल
एनडीए को 19 सीटों पर बढ़त है, इंडिया गठबंधन को 13 सीटों पर बढ़त मिल रही है और 17 सीटें ऐसी भी हैं जिनमें अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों की तस्वीर 49 सीटों की 5वां फेज था ये। अब छठे फेज में देखते हैं कि क्या निकलकर सामने आ रहा है। 58 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, एनडीए 37 पर आगे है। इन 58 सीटों में से इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर आगे चल रहा है और 4 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर अन्य यानी कि निर्दलीय जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये छठा फेज 58 सीटों में से 37 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। अब जरा आखिरी चरण की बात कर लेते हैं, यानी कि 7वां चरण, 57 सीटें, 21 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है रुझानों में। अभी इंडिया गठबंधन 20 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य के खाते में 16 सीटें हैं और दिख रही हैं कि वो शायद इसमें जीत सकते हैं। तो पूर्वांचल महत्वपूर्ण था 7वें चरण में, वो इसी चरण में आता है। इसी चरण के तहत पूर्वांचल में वोटिंग हुई थी और अब इसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि अब नतीजों में किस तरीके से बदलती है, उस पर भी नजर हमारी लगातार रहेगी। एक बार फिर से रुख करते हैं रोमाना का। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा आपने देखा फेज वाइज किस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन को आज नतीजों के दिन रुझानों में तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, आपसे कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी जो है मीडिया के सामने आई थी और ममता बनर्जी ने मोदी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी कह रही है मोदी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर रहे, जेडीयू और टीडीपी के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं अब सरकार बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कह रही है ममता बनर्जी। जिस संदेश खाली में दुष्प्रचार हुआ उसी संदेश खाली की जनता ने बीजेपी को जवाब दिया। सुनिए ममता बनर्जी का सीधे नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। इसका गेन हुआ है, देश का गेन हुआ है। हम तो कहा था देश रहने दो, मोदी को जाने दो। बिजनेसमैन के ऊपर इतना टॉर्चर। कल आपने देखा है शेयर मार्केट में क्या हुआ, कौन किया है? बीजेपी किया है। रुपया किसका है? बीजेपी का, जान पहचान का आदमी का है। हम शेयर बाजार नहीं समझते हो कि हम एक कॉमन फैमिली से है, ये मेरे को जानकारी में नहीं है। लेकिन आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया। हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को थ्रेट किया। किसी का पास तो रुपया भी भेजा, वो तो हमारा जानकारी में है। 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। लेकिन बात ये बड़ा है, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। अब देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा काम किया है, अयोध्या में हारा है। मोदी जी का सीट में क्या है? पोस्टल बैलेट में भी हारा था। मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ? इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी ने इतना तीखा हमला नहीं बोला है जितना ममता बनर्जी ने बोला है, खुले शब्दों में आकर बोला है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि साहब ये मोदी की हार है, वो कह रही हैं ये देश की जीत हुई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मोदी की हार हो गई है और नौबत ये आ गई है कि अब सरकार बनाने के लिए एनडीए को टीडीपी और जेडीयू के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट जयवीर शेरगिल, आलोक शर्मा लगातार बने हुए हैं और मुझे लगता है जयवीर शेरगिल का हमें रुख करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जयवीर शेरगिल जी बता रहे थे कि किस तरीके से ये जीत बड़ी है, लेकिन ममता बनर्जी को आपने सुना, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता जी एक बड़ी नेता हैं, पर आज उनकी बातों को इतनी वजन नहीं देना चाहिए। ममता बनर्जी उदास है, उनकी बातों को वजन नहीं देना चाहिए। टीएमसी में उन्होंने अपना गढ़ बचा लिया। टीएमसी जहां पश्चिम बंगाल के अंदर, और वो पश्चिम बंगाल जहां पर बीजेपी 18 से सिमट कर सर 12 में आ गई है, और आप कह रहे हैं उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। मैडम मेरी पूरी बात होने दीजिए, नहीं तो मैं उठ के चले जाता हूं, आप बोल लीजिए फिर मैं आ जाऊंगा।
दो बातें कहूंगा और ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने क्यों कहा वजन नहीं देना चाहिए? ये बंगाल का राज्य चुनाव नहीं, ये हिंदुस्तान देश भारत का लोकसभा का चुनाव है जिसमें एनडीए सरकार बनाएगी। पहला वजन क्यों नहीं देना चाहिए? ममता बनर्जी जी के जो सपने थे कि इंडी गठबंधन में रह के वो मंत्री पद लेंगी, टीएमसी के लोग कोई रेल मंत्रालय बांटेगा, जो मंत्रालय बढ़ चुके थे उन सपनों को चूर चूर मोदी सरकार ने कर दिया है, क्योंकि फिर से टीएमसी विपक्ष में बैठने जा रही है। तीसरी बार ममता बनर्जी जब भी नाराज होती हैं वो राहुल गांधी को तो नहीं बख्शती, तो हमें क्या? राहुल गांधी को बच्चा कहती हैं, राहुल गांधी के साथ यदि रंजन कहते हैं ममता बनर्जी छोटी छोटी बच्चियों की स्मगलिंग करती हैं और इटली स्मगलिंग करके भेजती हैं। तो आप कैसे ममता बनर्जी को गंभीरता से ले सकते हैं? और अहम बात, आखिरी बात मैडम, सिर्फ 10 सेकंड। आलोक, इससे पहले आलोक भाई बोले नहीं लेंगे, आप 2 बार बोल चुके हैं। अब आलोक शर्मा जी को एक बार कम से कम सुन लीजिए। जयवीर, एक बार आलोक भाई की मैं जरूर सुनूंगा। आलोक भाई आइए, उसके बाद जयवीर दोबारा आपके पास आऊंगी। प्लीज गिव हिम स्पेस। आलोक जी आइए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी भी रिजल्ट देने में इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऐसा ना करे, अपनी वेबसाइट को तुरंत अपडेट करे। और इस रिजल्ट जो अभी तक रिजल्ट की फॉर्म में है या रुझान फाइनल की फॉर्म में है, उसमें मैं भी 4 बातें कहना चाहूँगा। पहला ये कि घमंड, अहंकार और झूठ हार गया है। जो लोग कहते थे प्रभु राम को हम लाए हैं, उनको अयोध्या की जनता ने हरा दिया है। तमाम बाधाओं के बाद भी जो जनादेश आया है ये मोदी जी के खिलाफ है पूरी तरह से, क्योंकि पूरा चुनाव मोदी जी ने अपने नाम पर लड़ा। आज नैतिकता के आधार पर मोदी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा कि जिस तरह से नेक्सस, एग्जिट पोल का नेक्सस था पूरा, वो पूरी तरह से बेनकाब हुआ है। और अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि अभी बीजेपी की संख्या और गिरेगी, एनडीए की संख्या और गिरेगी, और उसके बाद कल तक ये पिक्चर क्लियर होगी कि बीजेपी की सरकार मोदी के नेतृत्व में नहीं रहेगी, कल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से देश की जनता ने अहंकार को नकारा है, जिस तरह से 400 पार का गुब्बारा फोड़ा है, अभी भी बीजेपी के तमाम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये जनादेश उनके खिलाफ है। संख्या बल अभी और गिरेगा। आपने तमाम हदें पार की, तमाम जिस तरह की न्यूनता और जिस तरह की निम्नता भाषा के स्तर में मोदी जी ने अपनाई, देश की जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। हिंदू मुस्लिम करने का जितना फार्मूला वो अपना सकते थे, उसको नहीं अपनाया। पूरी तरह से लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट दिया, और जिस तरह से बुलडोज़र और डबल इंजन के नाम पर देश को जिस तरह से गुमराह किया गया था, उसके नाम पर आज जनता ने वोट नहीं दिया है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो मोदी जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जोड़ तोड़ में नहीं पड़ना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन तमाम रिजल्ट अनाउंस करे। जहां के रिजल्ट्स अनाउंस हो गए उनको सर्टिफिकेट दे। तो एनडीए अभी तक 300 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है, ये क्या संकेत दे रहा है? कांग्रेस इसको सीधे नरेंद्र मोदी की हार करार दे रही है। बीजेपी के अहंकार की वजह से इन नतीजों पर इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कांग्रेस की तरफ से सामने निकल कर आ रहा है कि मोदी की गारंटी नहीं चली है। जयवीर, इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले कुछ डेटा है, महत्वपूर्ण नंबर्स हैं, जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर लेकर चलते हैं शिरीन के पास। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी नतीजे पूरी तरीके से क्लियर होना बाकी है, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी भी हम दे रहे हैं। और अब बारी हो गई है ये जानने की कि किसको मिला है आशीर्वाद, किसको मिल रहा है आशीर्वाद, किसकी प्रार्थना हो रही है स्वीकार। 24 की टक्कर। और ये देखिए, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी जो यहां से जीती हैं, हार मिली है बीजेपी के जयवीर सिंह को, जिन्हें कांटे की टक्कर जरूर कहा जा रहा था, लेकिन यहां डिंपल यादव जीत गई हैं। और दूसरी तरफ अब यहां पर मंडी सीट की बात करें तो कंगना रनौत बीजेपी की कैंडिडेट जीत हासिल की है, विक्रमादित्य सिंह को उन्होंने हराया है, कांग्रेस के उम्मीदवार। तो यहां पर कौन हारा, कौन जीता, अब आपको दिखाते हैं। हमीरपुर में जीते हैं अनुराग ठाकुर, बीजेपी के उम्मीदवार, और यहां पर हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। तो 24 की टक्कर में कौन विनर, यानी किसे मिला है आशीर्वाद, किसकी प्रार्थना हुई है स्वीकार। देश का आम चुनाव 24 चुनाव, सबसे बड़ा संदेश यही है कि किंग मेकर की भूमिका में 2 क्षेत्रीय दल आ चुके हैं, और उन्हीं के 2 क्षत्रप नीतीश कुमार का चेहरा है, चंद्रबाबू नायडू का चेहरा है, और अब की बार किंग मेकर में ये दोनों दल। फिलहाल एनडीए 293 पर, मतलब बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास नजर आ रहा है।
कांग्रेस इंडिया गठबंधन फिलहाल 232 पर है, लेकिन उम्मीद वो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक सारे रुझान नतीजों में तब्दील नहीं हो जाते तब तक हार हम मानेंगे नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम ने फतेहपुर सीट से साध्वी निरंजन ज्योति को हरा दिया है। फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की हार। 14 और 19 में लगातार साध्वी निरंजन इस सीट से जीती थी। और इस बीच क्या कह रही है डिंपल यादव, जरा सुनते हैं पहले। कैसे देख रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। लगातार ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब अपने प्रधानमंत्री पर दबाव करने वाला है। समाजवादी पार्टी। तो आप डिंपल यादव को सुन रहे थे जो कह रही हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं और अब हमारे साथ चेतन भगत भी स्टूडियो में आ गए हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं। नेता तो अपने अपने हिसाब से इस आंकड़े का एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस जनादेश का 3 संदेश आपको क्या लग रहा है? ये पहली बात तो ये बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। हालांकि नंबर से ऐसे लग रहा है पर आज देश बदल गया। आज हमारा देश बदल गया। एक बात साफ हो गई है, लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। हम लोग चीन या रूस नहीं बन सकते। हमारे देश में कई बार अब जो भी बोलो, इंडियन हमारे परदादाओं ने मरे हैं हमारी आज़ादी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए। वो हमारे डीएनए में है। उसकी ज़्यादा ही आज़ादी हो जाती है। कई बार हम कूड़ा करकट भी करते हैं, गुटखा भी फेंकते हैं, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी आज़ादी और हमारा फ्रीडम और हमारी डेमोक्रेसी सबसे परम है। हम वो देश नहीं बनने वाले। ये एक क्लियर हो गई। ये बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है, ये इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ है, ये नेहरू जी के साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। कोई भी भगवान नहीं रहता। बीजेपी वैसे इसको जीत के तौर पर ले रही है। जीत के तौर पे ले रहे हैं, ले भी सकते हो, कोई बात नहीं, ले सकते हो। लेकिन अगर आपने 400 पार बोला है और बीजेपी एक बीजेपी है और एक ब्रांड मोदी है। बीजेपी ने अच्छा करा है, लेकिन बीजेपी को इस बात की बहुत चिंता होनी चाहिए कि ब्रांड मोदी को क्यों ऐसे हिट मिला है। आप कैंडिडेट सिलेक्शन पे कई लोग ब्लेम डाल रहे हैं, उस पे डाल रहे हैं। आप मेरे को बताइए कि जब बनारस में मोदी में सबसे बड़ा डेंट है, आज तक तो कभी डेंट नहीं पड़ा। हाँ। जब भी मोदी जी आते हैं, वो भी लोकसभा में तो मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, मोदी के नाम पे वोट पड़ता है। अभी भी कई जगह पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। वो ब्रांड कोई छोटी ब्रांड नहीं है। हाँ। और ऐसा नहीं कि खत्म हो गई है। लेकिन अब उस ब्रांड को वापस कैसे लाया जाएगा? मंदिर बन चुका है, और जो सारे वादे होने थे वो पूरे हो गए। आर्टिकल 370 हो चुका है। और अब जो हुआ है, पब्लिक को नहीं पसंद आ रहा है, युवा को नहीं पसंद आ रहा है। यूपी जैसे जिसमें इतनी सारी सीटें जाना, बनारस में 1 लाख का मार्जिन आना, तो बीजेपी को अगर खुश होना है और हौसला बनाए रखना है और वो जो इतने सारे हलवा बना के बैठे हैं, खाना है खा लें, बहुत अच्छी बात है। दे हैव वन और बहुत मेहनत की है। लेकिन अब क्या होगा बीजेपी में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी पे। और अगले कुछ दिनों में आप लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सोचा था 11 एग्जिट पोल देखे तो लग रहा था 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, हम सब घर जाएंगे और शाम को पिक्चर देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे। अभी तो आपके टीवी न्यूज चैनल ही चलेंगे मैडम 5 दिन। अभी तो गेम शुरू हुई है। अभी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होंगे। आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम, आपको भी रोज आना होगा एनालिसिस और हम के लिए। इन्हीं दिनों के लिए हम जीते हैं, क्योंकि यही तो लोकतंत्र का मजा है। अभी लोगों का मतदान हुआ है और अब पता नहीं, आई होप हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, आई होप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ना हो। लेकिन जब आपने बोला, जब मोदी जी को नीतीश अभी आपको संभावना लग रही है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में अभी जो दल जहां पर है, ये अदला बदली का खेल होगा? आज तो एलआई सबसे खुश है। हाँ। वो उनके फोन पे जो व्हाट्सएप में हार्ट के इमोजी आ रहे हैं ना मैडम, वो सबसे ज्यादा खुश है। आप खुद बताओ, मोदी जी को नीतीश जी की जरूरत है, बिहार में नहीं, सेंट्रल में। ये कैसे हो गया? और वो जो मीम ये चल क्या रहा है, हो गया? मीम बड़े दिलचस्प आ रहे हैं। मतलब एक मीम मैंने देखा, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, ले वो लो। दोनों तरफ के फोन जो है वो पकड़ रखे हैं नेताओं ने, और दोनों तरफ वाले जो बड़ी पार्टियां हैं वो खुश हो रही हैं कि अच्छा हम दोनों का बातचीत चल रही है। अरे एलाइज जो चिंटू पिंटू पार्टीज हैं, आज 4 सीट वाला भी, 2 सीट वाला भी जरूरी है। मैं बताऊं, एक बहुत ही लकी इंसान कौन है हमारे पॉलिटिक्स में, शिंदे जी। वो पहले थोड़ी सी सीटों में वहां सीएम बन गए, अब यहाँ 5 सीटें भी उनकी किसी को बड़ी काम आ सकती हैं। मतलब आई नो कि हम नीतीश जी और टीडीपी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे भी एक सीट गिनी जाएगी। हाँ, जो हनुमान कहते थे अपने आप को, अब हनुमान जी भी अपना सोचेंगे।
तो ये अभी सब कुछ होगा और इसको एक आदत पड़ी हुई है बीजेपी को एक फुल डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स करने की। और ये जो वो तो अब नहीं चलने वाला ये गठबंधन के पॉलिटिक्स कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। हाँ। वो भी सधे हुए सब खिलाड़ी हैं। लेकिन अब बिल्कुल बारीक तरीके से ये करने की जरूरत है गठबंधन पॉलिटिक्स, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब 10 साल जो हमने एनडीए की सरकार देखी, अब 2024 में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। वो बहुमत वाला आंकड़ा हासिल किया हुआ है, लेकिन ये 14 से 24 की तरह इस बार 24 वाली सरकार नहीं रहने वाली। ये बिल्कुल बदली भी होगी अब की बार एनडीए सरकार। 10 साल की जो एनडीए सरकार थी वो मोदी सरकार थी। अब जो सरकार बनेगी वो यदि बन रही है तो वो एनडीए सरकार होगी। ये एनडीए का नाम आज फिर से आपको याद आ रहा है। पिछले 5 साल में क्या आपको याद है कि कोई भी बैठक एनडीए की हुई है, कोई संयोजक वहां पर था? और तो और आपने लोकसभा में पहली बार हुआ है, मुझे ऐसा याद आता है कि 5 साल आपने लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं बनाया। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी 5 साल तक नहीं रहा और एनडीए की तो चर्चा भी नहीं असदुद्दीन ओवैसी जो है मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं जरा सुना देते हैं दर्शकों को। पहले असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से जीत दर्ज कर ली है। हर तबके के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे एमएलएस का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का, और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीख़ी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लिमानी हलके से मिली है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, जस्तजू करूँगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने कायम किया है, पहले से ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की कि यहाँ पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा औरंगाबाद की आवाम का, और उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रही है, मगर 5वीं बार असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट पर जीत दर्ज कर ली है और जीत के बाद आभार व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप, मीडिया के सामने आए हुए हैं।